यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका कास्ट सिस्टम के बारे में है और जो हमारी जो एक जर्नी चली हुई है, एक यात्रा जो चली हुई है जिसमें हम इंडियन सोसाइटी को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसी क्रम में आपकी जाति व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने पहले घुरे जी को समझा, फिर हम लोग आज इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एम एन श्रीनिवासन जी को समझा। अब उनके कुछ कॉन्सेप्ट है एम एन श्रीनिवासन जी के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। वो सोशोलॉजी चाहे आपका ऑप्शनल हो या आपका इंडियन सोसाइटी हो, इन सभी चीज़ों में, इन सभी विषयों में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कास्ट के बारे में। तो कास्ट के बारे में हम लोगों ने समझ लिया था कि एम एन श्रीनिवासन ने क्रिटिसाइज किया घुरे जी को और ये कहा कि आपने जो बताया है, आपने जो जाति व्यवस्था के बारे में बताया है वो ठीक है, आपकी बातें राइट है, मैं उनका ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरी तरीके से उसको नकारता हूँ, बट ओवरऑल आप भी उसी पैटर्न पर ही चलते रहे जिस पैटर्न पर कॉलोनियल जो स्कॉलर्स थे, जो ब्रिटिश स्कॉलर थे, जो उन्होंने किया था, लगभग आपने भी वैसा ही कुछ किया है, ठीक है ना। इसका मतलब, उनका कहने का मतलब ये था कि आपने भी वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के मध्य कोई बड़ा डिफरेंस और कोई स्पष्ट डिफरेंस आपने नहीं बताया है। आपने ना तो कोई ये बताया कि भी वर्ण को आप किन आधार पर देख सकते हो, ना आपने ये बताया कि आप कास्ट सिस्टम को किस आधार पर देख सकते हो। तो श्रीनिवासन जी का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है कि उन्होंने कैटेगराइज किया कि वर्ण सिस्टम में ये विशेषताएं होती है और कास्ट सिस्टम में आपकी ये विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। उन्होंने बिल्कुल चीज़ों को बिल्कुल खोल के रख दिया, एज सिंपल एज यू कैन रीड, जितना आप पढ़ सकते हो उतना आसान चीज़ें हैं ये, उन्होंने इतना बेहतर तरीके से समझा दिया, ठीक है। लेकिन घुरे जी और सॉरी, तो घुरे जी और जो श्रीनिवासन हैं वो एक विषय पर लेकर दोनों सहमत है और वो विषय है कास्ट मोबिलिटी। वो विषय है कास्ट मोबिलिटी। जो अंग्रेजी समाजशास्त्री है या कॉलोनियल जो भी स्कॉलर्स थे, उनके द्वारा ये मान लिया गया था कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट के मामले में रिजिडिटी है। वहां पर आप एक बार जिस कास्ट में जन्म ले लेते हो, आप उस कास्ट को छोड़कर ऊपर नहीं उठ सकते, ठीक है ना। चाहे आपके पास कितना ही ज्ञान हो या ना हो, पैसा हो या ना हो। लेकिन घुरे जी ने भी इस बात को अस्वीकार किया और बाद में श्रीनिवासन जी ने फील्ड स्टडी के माध्यम से ये चीज़ें पूरी तरीके से एक्सप्लेन की कि भाई ऐसा है कि कास्ट जो मोबिलिटी है वो इंडियन सोसाइटी का एक साइलेंट फीचर रहा है। वो पहले भी था, वो मिडाइवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन भारत है उसमें भी था, और आज का जो कंटेम्प्रेरी इंडिया है उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो अगर आप ये कहते हो कि भारत में जाति व्यवस्था पूरी की पूरी तरीके से रिजिड है तो वो रोंग है। इसमें भी ये आपकी पूरी डायनेमिक है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने कास्ट मोबिलिटी को समझाने का प्रयास किया। तो श्रीनिवासन जी ने कहा कि जो कास्ट मोबिलिटी है वो ना केवल ऐतिहासिक है बल्कि समकालीन परिदृश्य में भी परिलक्षित होती है। कास्ट मोबिलिटी ना केवल ऐतिहासिक बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में भी परिलक्षित होती है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि भाई कास्ट मोबिलिटी अभी हुई है। उन्होंने कहा कि पहले भी होती थी, इसके उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है। इन्होंने एग्जाम्पल दिए कि जैसे कोई राजा है, मान लो किसी देश का, हम हिस्ट्री की बात करें तो उस टाइम पे राजा के द्वारा अगर किसी जाति विशेष के प्रति ज़्यादा आदर या सत्कार की भावना दिखा दी जाती थी तो वो कास्ट ऑटोमेटिकली अपर कास्ट में चली जाती थी। उसका जो स्टेटस है, उसका जो सामाजिक स्टेटस है वो अपने आप बढ़ जाता था, ठीक है ना। जैसे
महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे, लेकिन जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो वो क्या हो गए, ब्राह्मण, ब्राह्मण से भी ऊपर चले गए। उसके बाद आप चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र माना जाता है कि वो शूद्र कास्ट में पैदा हुए थे, लेकिन जैसे उन्होंने पॉलिटिकल पावर को गेन कर लिया वो क्या हो गए, वो क्षत्रिय हो गए। तो कास्ट जो मोबिलिटी है वो हिस्ट्री में भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोग आज की बात करें तो कास्ट मोबिलिटी आपको आज देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है। तो श्रीनिवासन जी ने कहा कि आज के टाइम पर जो माइग्रेशन होता है, जो लेबर माइग्रेशन होता है, उसके माध्यम से भी कास्ट मोबिलिटी को प्रोत्साहन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है, आ भी सकता है कि क्या माइग्रेशन के कारण कास्ट की जो रिजिडिटी है या कास्ट की जो मोबिलिटी उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसका जवाब है बिल्कुल हुआ है। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि जब कोई आदमी व्यक्ति रोजगार या बेहतर जीवन की तलाश में अपने जन्म स्थान को छोड़कर अपनी कर्म भूमि कहीं और बनाता है, ठीक है ना। जन्म स्थान का मतलब जहां पर उसका जन्म हुआ, और कर्म भूमि का मतलब जहां पर वो अपनी आजीविका कमाता है, रोजी रोटी कमाता है, ठीक है। तो माइग्रेशन का मतलब वहां से लोग चले हैं जहां पर वो सुविधाएं नहीं थी और उस स्थान की तरफ चले जहां पर वो तमाम सुविधाएं थी जो एक व्यक्ति अपने जीवन में आशा करता है। तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आप लोगों ने वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन स्टेट से माइग्रेट होकर लेबर कहाँ जाते हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मतलब जहां पर जो थोड़े डेवलप्ड स्टेट है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण ये होता है कि जो माइग्रेशन होता है तो माइग्रेशन के कारण वो फिर शहर में आके रहने लगते हैं। शहर में आके रहने लगते हैं तो उनके पास थोड़ा पैसा आ जाता, फिर वही पैसा जब वो वापिस अपने गांव में भेजते हैं तो उनके गांव में जो उनके बूढ़े माता पिता, उनकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ना। आप इसको थोड़े बड़े लेवल पर समझिएगा, मान लो आप ही हो, आप अगर कल को विदेश में चले जाओ, ये भी तो एक प्रकार का माइग्रेशन ही है। हाँ, ये थोड़ा फॉर्मल माइग्रेशन है, औपचारिक आप अच्छा खासा पैसा कमाने जाओगे। तो फॉर्मल माइग्रेशन जो ये आपका है, आप विदेश में चले जाओ तो विदेश से जब आप पैसा भेजोगे अपने घर पर तो उससे क्या होगा, अपने आपके माता पिता की जो रेपुटेशन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जो उच्च कास्ट के लोग हैं वो भी आपके घर आने लग जाएंगे कि भाई इनका लड़का तो वहां पे गया हुआ और पैसे भेजता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम भी इनके साथ संबंध बनाएंगे। इस तरह से लोगों की सोच में परिवर्तन आ जाता है। तो माइग्रेशन के कारण क्या होता है, कास्ट की जो मोबिलिटी है वो बढ़ती है और कास्ट की जो रिजिडिटी है वो कम होती है। कैसे कम होती है, अब ये लोग शहर से आए हैं, भले ही गांव में जब ये लोग रहते थे तो कास्ट के नाम पर बटे हुए थे कि भाई आप उच्च कास्ट के हो, आप यहाँ पर बैठकर खाना खाओगे, आप इन बर्तनों में खाना खाओगे क्योंकि आप लो कास्ट के हो। लेकिन जब शहर में गए, एक फैक्ट्री के अंदर इन्होंने काम किया, तो हाई कास्ट का हो या लो कास्ट का, दोनों उस फैक्ट्री के कल्चर के हिसाब से ही खुद को ढाल लेंगे। उसमें फिर जाति इंपॉर्टेंट नहीं रहती है। एक ही साथ खाना खाएंगे कैंटीन में बैठकर, एक ही मशीन पर काम कर रहे हैं। तो ये चीजें गांव में नहीं देखने को मिल सकती, ठीक है ना। तो क्या होता है कि कास्ट की मोबिलिटी को माइग्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देता है। तो ऐसा हमें देखने को मिला है। अब जो कास्ट है इसको समझिएगा थोड़ा सा। कास्ट जो सिस्टम है इंडिया में, उसमें एक हायरार्की पाई जाती है, सोपानिकता। हायरार्की का मतलब इस तरह से, ये सबसे ऊपर, ये उससे कम, ये उससे कम। तो कास्ट की बात करें तो कास्ट में दो टाइप की आपको हायरार्की मिलेंगी। एक तो होती है रिचुअल हायरार्की और एक होती है आपका सेकुलर हायरार्की। रिचुअल हायरार्की, अनुष्ठान पदानुक्रम, हिंदी में लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी ऐसी चीजों को इंग्लिश में याद करो तो अच्छा रहता है। अनुष्ठान पदानुक्रम और उसका धर्मनिरपेक्ष पदानुक्रम। इनका मतलब ये है कि जब हम लोग कास्ट के बारे में बात करते हैं तो कास्ट को जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सोपानिकता पाई जाती है और उस सोपानिकता का जो आधार है वो दो आधारों में हम लोग देख सकते हैं। एक तो होता है आपका रिचुअल हायरार्की, एक होता है सेकुलर हायरार्की। रिचुअल हायरार्की में आपका आता है कि भाई आपका जन्म किस कास्ट में हुआ है, बर्थ, ठीक है ना, आप कौन से रिचुअल परफॉर्म करते हो,
आपकी वैल्यू क्या है, आपका कल्चर क्या है। अब जैसे किसी बच्चे ने ब्राह्मण जाति में जन्म ले लिया तो वो तो ऑलरेडी जन्म लेते ही अपने आप ही सुपीरियर हो गया, है ना, अपने आप ही वो ऊंची कास्ट में चला गया, उसको कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा। तो ये आएगा आपका रिचुअल हायरार्की में, बाय बर्थ, रिचुअल, कल्चर। ठीक। अब दूसरा जो है हमारा वो है सेकुलर हायरार्की। ये एक है ऐसी हायरार्की है, ये ऐसी सोपानिकता है जिसमें चेंजेस हो सकते हैं और बड़े आसानी से हो सकते हैं। जैसे मान लो एजुकेशन, मान लो वेल्थ, मान लो पॉलिटिकल पावर। अब कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, गरीब घर में पैदा हुआ, लो कास्ट में पैदा हुआ, लेकिन उसने एजुकेशन ले ली, एजुकेशन लेकर वो डीएम बन गया। अब डीएम बनने के बाद आपको लगता है कि सोसाइटी में कोई ऐसा होगा कि जो उसको कास्ट के आधार पर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा? कोई भी नहीं। दूसरी तरफ देखिएगा कि मान लो वेल्थ है, पहले गरीब थे लेकिन अचानक से उनके पास वेल्थ आ गई, पैसा आ गया, जमीन बेच दी, तो अपने आप सोसाइटी में उनकी जो स्टेटस है वो इंक्रीज हो गया। थर्ड वन पॉलिटिकल पावर। यूपी में यादव इतने डोमिनेंट क्लास नहीं थी पहले, डोमिनेंट कास्ट उसको नहीं मान सकते थे, वो एक लो कास्ट में ही आती थी। लेकिन जैसे ही यादवों के द्वारा अपने संख्या बल के माध्यम से पॉलिटिकल पावर को प्राप्त किया गया तो वो क्या हो गए, वो सेकुलर हायरार्की में अपर लेयर में चले गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब चेंजेस क्या होता है, चेंजेस कैसे आता है, जब किसी व्यक्ति के पास या किसी कास्ट के पास या किसी फैमिली के पास सेकुलर हायरार्की आ जाती है, मतलब उनके पास वो एलिमेंट आ जाते हैं कि भाई वो सेकुलर हायरार्की में ऊपर जा सकते हैं। मान लो किसी स्टूडेंट ने, किसी लड़के ने, किसी लड़की ने एजुकेशन प्राप्त कर ली, किसी परिवार के पास वेल्थ आ गई या किसी संख्या के पास पॉलिटिकल पावर आ गई, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना रिचुअल हायरार्की में भी अपने आप को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है ना, रिचुअल हायरार्की में भी अपने आप को ऊपर ले जाएंगे। पहले उनके पास क्या आई, एजुकेशन आया, पैसा आया, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, नौकरी लगे, नौकरी लगने के क्रम में आईएएस बन गए। आईएएस बनने के बाद वो क्या होगा, तो उनको कोई ऐसा है कि कोई उनको यज्ञ में ना बिठाए, कोई उनसे मुहूर्त ना करवाए, कोई भी ऐसा है। आप तो चाहोगे, पंडित से भी ज्यादा आप ये कहोगे कि भाई अगर आईएएस को कोई फीता काट दे मेरी शॉप का तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, तब आप पंडित को भी लात मारने को तैयार हो जाओगे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सेकुलर हायरार्की आपके पास अचीव कर लेते हो तो आप रिचुअल हायरार्की में भी ऊपर जा सकते हो। तो इसका मतलब इंडिया में कास्ट मोबिलिटी संभव है। कास्ट रिजिड बिल्कुल भी नहीं है, कास्ट में डायनामिक नेचर है कास्ट का। तो कास्ट का क्या है, कास्ट एक डायनामिक नेचर है, गतिमान, कहीं एक जगह रुकी हुई नहीं है, ये चीजें बदलती रहती है। ठीक है ना, कल को जो गरीब था वो आज अमीर हो सकता है, अमीर होने के बाद उसके पास क्या आ सकती है, उसका सोशल स्टेटस बढ़ सकता है, सोशल स्टेटस बढ़ने से उसके पास जो रिचुअल के मामले में, धार्मिक मामलों में भी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब सेकुलर हायरार्की का रिचुअल हायरार्की में परिवर्तन ही संस्कृताइजेशन कहलाता है, जिसको नाम दिया गया है, लिख लो यहां पर, इसकी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। इसको बोलते हैं संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन। ठीक है ना, सांस्कृतिकरण। सांस्कृतिकरण एक टर्म दिया, किसने दिया, एमएन श्रीनिवासन जी ने। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछ सकता है यूपीएससी, सिंपल टर्म पूछ लेगा, इसके ऊपर टिप्पणी करो। तो इसकी टिप्पणी करने के क्रम में आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या, तो इसकी परिभाषा लिख लो, ये चीजें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। लिखिए, लिखिए, किसी ना किसी समय, लिखिए, किसी ना किसी समय प्रत्येक जाति अपने गुण धर्मों को त्याग कर, किसी न किसी समय प्रत्येक जाति अपने गुण धर्मों को त्याग कर
अपने से ऊंची जातियों के गुण धर्मों को अपनाकर, अपने से ऊंची जातियों के गुण धर्मों को अपनाकर सोपान क्रम में स्वयं को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। सोपान क्रम में स्वयं को ऊंचा उठाने का प्रयास करती है। मतलब कोई शूद्र है तो वो जो शूद्रों के जो गुण धर्म है, जिसको बताया गया कि भाई ये क्वालिटी है इनके पास, इसलिए इनके ऊपर ये निर्योग्यताएं लाद दी गई हैं, ठीक है ना, तो उनको त्याग कर वो लोग क्या करते हैं कि जो उनसे अपर क्लास होती है, जैसे शूद्रों से ऊपर क्या है वैश्य, उनके जैसा व्यवहार करते हैं। वैश्यों के पास जब पैसा आ जाता है, वेल्थ आ जाती है, पॉलिटिकल पावर, तो वो क्षत्रियों जैसा, क्षत्रियों के पास आ जाए तो ब्राह्मणों जैसा, इस तरह से चीजें चलती है। तो इसको क्या बोलते हैं? संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण, ठीक है। तो लिखिएगा, किसी न किसी समय प्रत्येक जाति अपने गुण धर्मों को त्याग कर अपने से ऊंची जातियों के गुण धर्मों को अपनाकर सोपान क्रम में ऊंचा उठने का प्रयास करती है। तथा इसी क्रम में किए जाने वाले प्रकार तथा इसी क्रम में किए जाने वाले प्रयासों तथा इसी क्रम में किए जाने वाले प्रयासों को सामूहिक तौर पर संस्कृतिकरण का नाम दिया गया है। संस्कृतिकरण का नाम दिया गया है, ठीक है ना। देखिएगा अब लाइन आपको ये जो बनाया हम लोगों ने, अब ये आपको समझ में आया होगा। किसी न किसी समय जब आपके पास एजुकेशन, वेल्थ या पॉलिटिकल पावर आ जाती है, तो किसी न किसी समय निम्न जाति के द्वारा अपने गुण धर्मों को त्याग कर अपने से ऊंची जाति के गुण धर्मों को अपनाने का प्रयास किया जाता है। और ये जो प्रयास किया जाता है, इस प्रयास के क्रम में उसके द्वारा अनेकों प्रयास किए जाते हैं। उन्हीं प्रयासों को सम्मिलित तौर पर हम लोगों ने नाम दे दिया है संस्कृतिकरण। बस, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ना तो ये मुश्किल है और ना ही ये ज्यादा ऐसा है कि भाई आपको याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो एक तो हुआ ये आपका संस्कृतिकरण। अब एक दूसरी चीज भी आ सकती है दिमाग में आप लोगों के, ऐसे भी एग्जाम्पल हुए हैं कि भाई जैसे जाट हैं हरियाणा में, या साउथ इंडिया में आप नायर, साउथ इंडिया में आपके नायर्स हैं, यहां पर जाट हैं। तो इन लोगों के द्वारा क्या किया गया? इन लोगों के द्वारा जब वेल्थ आई, तो इन लोगों ने किसी दूसरी कास्ट या दूसरी आइडेंटिटी के ऊपर फोकस नहीं किया। इन्होंने केवल अपनी आइडेंटिटी को ही विकसित करने का प्रयास किया। इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नायर ब्राह्मणों के जैसे हो जाएं या जाट ब्राह्मणों की जैसे हो जाए, नहीं, इन्होंने प्रयास नहीं किया। इन्होंने क्या किया? अपनी ही पोजीशन को ये लोग स्ट्रॉन्ग करते चले गए। जब इन्होंने अपनी ही पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी जो सेक्युलर जो इनकी हायरार्की थी, इसी में ही अपनी आइडेंटिटी को मजबूती प्रदान कर दी, ठीक है ना। तो इनका जो संस्कृताइजेशन है वो हुआ जरूर, लेकिन ये संस्कृताइजेशन अपने आप में ही हुआ, इटसेल्फ, बाहर नहीं गए। इन्होंने किसी दूसरी कास्ट का या किसी दूसरे समुदाय की तरह बनने का प्रयास नहीं किया। ये थोड़ी अजीब चीज हुई है इंडिया में। ये देखने को मिलता है कि इंडिया में जो सेकुलर हायरार्की हुई नायर्स में या हरियाणा पंजाब में जाट में जो हुई है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने किसी दूसरी कास्ट की तरह व्यवहार करने का प्रयास नहीं किया कि भाई हम तो जाट है तो ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करें, उनकी तरह कपड़े पहनने लग जाए। नहीं, ये चीजें नहीं की इन्होंने अपनी ही आइडेंटिटी को मजबूत रखा और उसे मजबूत बनाया, और आज आपके सामने रिजल्ट है ही, ठीक है ना। ऐसा ही एग्जाम्पल आपको कायस्थ जो बिहार में है,
उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बिहेव किया। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया कि भाई इन्होंने कायस्थ से बदलकर अपने आप को ब्राह्मण बोल दिया, नहीं, इन्होंने स्वयं को कायस्थ ही रखा, लेकिन खुद की पावर में इंप्रूवमेंट किया, खुद की ताकत बढ़ाई, खुद की वेल्थ बढ़ाई और अपनी आइडेंटिटी को और मजबूत किया। जाट में भी ऐसा था, पहले वो शूद्र थे तो उन्होंने खुद धीरे धीरे अपना लैंड उनके पास आया, वेल्थ आई, पॉलिटिकल पावर बनाई, तो उन्होंने जाट की तरह ही अपनी एक अलग से कल्चर, अपनी एक अलग से संस्कृति का ही निर्माण किया। ब्राह्मणों की या किसी और की संस्कृति की तरह व्यवहार करने का प्रयास नहीं किया। ठीक है, तो संस्कृतिकरण था। ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करने का मतलब क्या है कि ये जो प्रक्रिया होती है इसको ब्राह्मणीकरण कहते हैं। मतलब किसी लो कास्ट के द्वारा सोपानिकता में ऊपर बढ़ने के लिए ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करना, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों को इस जो हायरार्की है सबसे ऊपर माना जाता था। तो अंबेडकर जी ने भी यही कहा था स्टार्टिंग में कि भाई आपको अच्छी तरीके से रहना चाहिए जैसे ब्राह्मण लोग रहते हैं। अंबेडकर जी को आपने कभी भी धोती कुर्ते में नहीं देखा होगा, क्योंकि उनका मानना था कि ये आपकी कल्चर को दिखाते हैं, ये आपकी सोच को दिखाते हैं, आपके कपड़े, आपकी वेशभूषा, आपकी चाल ढाल। तो हमेशा आप लोग जब देखते हैं उन्हें तो उन्हें कोट पैंट में, टाई में, इन चीज़ों में देखते, क्योंकि वो कहते थे कि मैं बेशक भले ही लो कास्ट में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं आइडियोलॉजिकल स्तर पर लो नहीं हूं। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते हो जो मैं नहीं कर सकता। मेरे पास भी ज्ञान है, मेरे पास नॉलेज है, मैं आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूं, तो मैं कपड़े भी आपसे जैसे पहनूंगा या आपसे बेहतर पहनूंगा, मैं क्यों उस जैसे कपड़े पहनूं। तो वो क्या है, वो एक ब्राह्मणीकरण है, ब्राह्मणों की तरह व्यवहार करना। लेकिन ये संस्कृतिकरण है, इसमें किसी ब्राह्मणों की तरह व्यवहार नहीं करना, बस अपने से ऊपर की तरह व्यवहार करना। लो कास्ट है, लो कास्ट अपने से अपर कास्ट के बारे में, अब वो अपर कास्ट हर एक गांव में अलग अलग हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। आप जिस भी गांव में रहते हो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा एक डोमिनेंट क्लास होती है, वहां पर आप लोगों ने देखा होगा एक डोमिनेंट कास्ट, इसको भी समझिएगा। इसके बारे में थोड़ी स्टोरी है, उसको समझेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा चीजें। डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट। तो इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा और बताता हूं कि भाई संस्कृतिकरण के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है कि भाई जब आपकी सेकुलर हायरार्की में चेंज होगा तो आपका रिचुअल हायरार्की में भी चेंज हो जाएगा। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है कि सेकुलर जो हायरार्की होती है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, अपनी आइडेंटिटी को ही और मजबूत कर लेती है, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल दिए, जाट, नायर्स, बिहार में कायस्थ जो थे, इन लोगों ने किसी अपर कास्ट के तरह व्यवहार करने का प्रयास नहीं किया, इन्होंने अपनी ही आइडेंटिटी को मजबूत किया। अब इसी आइडेंटिटी का परिणाम है कि आप लोग देखिएगा इन कास्ट के लोगों में जो है वो आपको कास्ट कॉन्शियसनेस ज्यादा देखने को मिलती है, जाति चेतना देखने को मिलती है। मतलब अपनी कास्ट के प्रति ज्यादा ही जोश, ज्यादा ही अग्रेशन इन लोगों में देखने को मिलेगा आपको, है ना। जो भी दिल्ली में रहते, आसपास रहते, उन्होंने देखा होगा गाड़ियों के पीछे जाट लिखवाए देखे मिले होंगे। तो ये कोई आज का ट्रेंड नहीं है, ये पहले से ही है। वो आइडियोलॉजी ही इस तरीके की है ना, कि हम लोग, हम जाट, हम जाट। तो भाई वो बात वो है ना कि आपने किसी दूसरी कास्ट के प्रति तो देखा नहीं, किसी दूसरी कास्ट की तरह व्यवहार करने का प्रयास तो किया नहीं, तो आपने तो अपनी ही आइडेंटिटी को मजबूत बनाया। और आपकी आइडेंटिटी कब मजबूत होगी, जब उसको आप बोल बोल कर प्रचार करोगे कि भाई हाँ हम लोग ये हैं, हम लोग जाट, हम जाट। इसी कारण कास्ट कॉन्शियसनेस ज्यादा दिखाई देती है इन कास्ट में, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हुआ कि जाति व्यवस्था आपकी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। ये इसका डिमेरिट भी है, जाति व्यवस्था आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। हाँ, जातिगत चेतना आई है, वो बात सही है भाई, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के प्रति चेतना आनी चाहिए ताकि अपनी जाति में जो समस्याएं है वो उसके लिए कार्य कर सके।
बट जाति चेतना के कारण एक नेगेटिविटी भी पैदा हुई है कि जो कास्ट सिस्टम था वो और ज्यादा रिजिड हो गया, है ना। इंडोगेमी की जो व्यवस्था थी, हम लोगों ने कल इसके बारे में बात की, अंतर्विवाह जिसको बोलते कास्ट के अंदर ही मैरिज, वो और ज्यादा रिजिड हो गई, और ज्यादा उसके नियम सख्त हो गए। आप लोगों ने खबरें सुनते होंगे, जैसे हरियाणा में जाट खाप पंचायत ने मर्डर हो गया, कोई लड़का लड़की ने भाग के शादी कर दी तो उनको मार दिया गया, ऑनर किलिंग जिसको बोलते हैं। वो सब क्या है? वो सब इस जाति चेतना का ही मूल है, जाति चेतना का ही उत्पाद है। जब आपके दिमाग में 24 घंटे हम जाट, हम गुर्जर, हम ये, हम वो, जब इस तरह की चीजें घूमती रहेंगी, तो जब आपकी लड़की या आपका लड़का अपने से लोअर कास्ट में अगर मैरिज कर लेगा तो उसका फिर क्या आपको दिखने को मिलेगा? ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं होंगी, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, इस तरह से सोसाइटी चेंज होती है। तो ये सब क्या है? ये दिमाग आइडियोलॉजी के कारण ये चीजें घटित होती हैं। सम्मान, सम्मान क्या दिखता थोड़ा, सम्मान आइडियोलॉजिकल चीज है, आपके विचार आपके दिमाग में है। अगर आप इस चीज को शहरों में देखो ना, शहरों में इतनी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, ऑनर किलिंग जैसी चीजें। लेकिन वही जब गांव के लोग नौकरी लगने के बाद गांव में शहर में आके बस गए, हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी के लोग जब दिल्ली में आके बस गए, लेकिन उनकी जो पैदाइश है, उनकी जो सोच है, वो आज भी रिजिड है। तो शहरों में भी आपको थोड़े बहुत मामले जो ऑनर किलिंग के दिखते हैं, उनका भी कुछ ना कुछ रीजन ये जाति चेतना से ही रिलेट करता है, ठीक है ना। वो कोई अलग से नहीं है चीजें। और आज के टाइम में तो देखिएगा कि ये जो जाति व्यवस्था है, इसको और भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। कैसे? इंडोगेमी और भी ज्यादा मजबूत हो रही है। अंतर्विवाह, भाई अपनी जाति में ही विवाह करना है, और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? टेक्नोलॉजी। ये एस्पेक्ट आपने शायद सोचा ना हो कि टेक्नोलॉजी भी आपकी कास्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। मैट्रिमोनियल जो साइट होती है, जो शादी के लिए कपल्स को मिलाती है, उसमें देखिएगा आप सर्च करोगे कि ये कास्ट का, तो आपकी कास्ट के ही लड़का या लड़की आपके सामने निकल के आएंगे। तो जब आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, जब आपके पास विकल्प हो जाते हैं, ऑप्शंस आ जाते हैं, तो फिर आप बाहर क्यों जाओगे? होना तो ये चाहिए था कि मैट्रिमोनियल साइट पर कास्ट लिखी ना होती, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी का यूज क्या है? टेक्नोलॉजी तो एक माध्यम है, लेकिन वहां पर भी कास्ट आ गई है। अब उसमें भी कैटेगराइज कर दिया है कि ये तो एससी कास्ट के, ये बीसी कास्ट के, जनरल, फलाना दिकड़ा, ब्राह्मण, वैश्य, जो भी हैं, उसमें भी लिखा होता है। आपने अखबारों में भी सुना होगा कि वैश्य लड़का चाहिए या ब्राह्मण लड़की चाहिए, ऐसा आपको दिखता है। तो ये क्या है? इन्होंने जाति व्यवस्था को और भी ज्यादा स्ट्रोंग कर दिया है। अंबेडकर जी तो कहते थे कि भाई बहिर्विवाह होने चाहिए, कास्टों के बीच में अलग अलग विवाह होने चाहिए। गांधी जी भी इसके समर्थक थे। बट अभी क्या हो रहा? अभी उल्टा है। इंडोगेमी जो चीजें बढ़ रही हैं, उसमें टेक्नोलॉजी ने भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम। डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात करेंगे। डोमिनेंट कास्ट का मतलब होता है प्रभुत्वशाली जाति। मतलब आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके गांव में या आपके अगल बगल, आपके आसपास कोई ना कोई एक ऐसी कास्ट या एक ऐसा समुदाय जरूर होता है जिसकी पूरे गांव के ऊपर मोनोपोली जैसी कंडीशन होती है, मतलब उसका एकाधिकार होता है। अब भले ही वो जो समुदाय है या फिर वो कास्ट है, उसके पास या तो पॉलिटिकल पावर होगी, या उसका संख्या बल ज्यादा होगा, या उनके पास लैंड होल्डिंग ज्यादा होगी। इन तीनों में से तो कोई एक चीज जरूर होगी, तभी वो कह सकते हैं कि हम लोग डोमिनेंट क्लास है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पल्ले कुछ भी नहीं और बोल दो कि मैं ही सबसे मजबूत हूं, मैं ही डोमिनेट हूं। ऐसा तो नहीं होगा, आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो डोमिनेंट क्लास की बात अब हम लोग करें तो इसका उदय कैसे हुआ? 1970s में आपके यहाँ, हमारे यहाँ इंडिया में हरित क्रांति हुई। अब हरित क्रांति के क्रम में साथ साथ लैंड रिफॉर्म भी हुए। टेक्निकल जो रिफॉर्म है वो तो हुए ही, उसके साथ साथ क्या हुए? लैंड रिफॉर्म। अब लैंड रिफॉर्म के क्रम में क्या हुआ कि कोई मान लो व्यक्ति है जिसने 8 साल तक किसी भूमि पर अगर उसने खेती कर रखी है,
तो वो आगे चलकर उसके ऊपर अपना मालिकाना हक मांग सकता है, मालिकाना हक की वो डिमांड कर सकता है ना, 8 साल के उसमें। अब 8 साल की कोई व्यक्ति लैंडलेस था, उसके पास कोई जमीन नहीं थी, एक मजदूर था, लेकिन उसने किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन पर या कोई बंजर पड़ी हुई जमीन पर 8 साल तक उसने मेहनत की खेती बाड़ी की, और उसके बाद उसने क्या किया, उसके ऊपर अपना दावा ठोक दिया कि भाई मैं इसका मालिक हो जाऊंगा। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने उसको अधिकार दे दिया। अब जो लैंडलेस था कल तक जो लैंडलेस था, आज उसके पास, अब वो किस कैटेगरी में आ गया, या तो मार्जिनल या फिर स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में आ गया। कल तक आप मजदूर थे, आज आप मालिक हो गए हो। अब इस मालिकाना हक जब उनके पास आया तो उनके पास एक निश्चित इनकम भी आ गई, क्योंकि भाई जो कमा रहे हो, जो बो रहे हो, जो काट रहे हो, वो सब आपका ही है। अब आपको किसी को लगान वगैरह तो कुछ देना नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि आपकी एक फिक्स इनकम भी निश्चित हो गई। अब जब इन लोगों के पास पैसा आया तो इन्होंने कोई संस्कृताइजेशन जैसे एक्टिविटी अपनाने की नहीं सोची, है ना। जैसे हम लोगों ने जाटों के बारे में पढ़ा, कायस्थ के बारे में पढ़ा, नायर्स के बारे में पढ़ा, तो इन लोगों ने कोई संस्कृताइजेशन जैसी कोई एक्टिविटी नहीं की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च किया। इन्होंने क्या किया, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च, बच्चों की एजुकेशन के ऊपर खर्च किया। अब बच्चों की जब एजुकेशन के ऊपर खर्च किया तो बच्चों नौकरी भी लगे, गवर्नमेंट पोजीशन भी उन्हें प्राप्त हुई। अब गवर्नमेंट पोजीशन प्राप्त हुई तो उनका क्या हुआ, उनका स्टेटस बढ़ गया, उनका स्टेटस बढ़ गया, उनकी वैल्यू बढ़ गई सोसाइटी में। उनके पास फिर जब गवर्नमेंट जॉब आई तो उसके साथ पैसा भी आया, पॉलिटिकल पावर भी आई, गवर्नमेंट की पावर भी आई। तो अपने आप वो लोग उठकर क्या हो गए, डोमिनेंट क्लास कास्ट बन गए। तो वो क्या बन गए, डोमिनेंट क्लास। कल तक हरियाणा को खेल कूद के मामले में माना जाता था। समझिएगा इस चीज को, देखिए कितना रेलिवेंट मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कल तक हरियाणा को यह माना जाता था कि ये खेल कूद का ही प्रदेश है, यहां से खिलाड़ी निकलते हैं। लेकिन आप लास्ट 5 साल का अगर आप लोग यूपीएससी का रिजल्ट उठा के देखते हैं तो टॉप 10 में आपको हरियाणा के 1 से 2 कैंडिडेट जरूर दिखते हैं, लास्ट 5 ईयर से तो जरूर। लास्ट ईयर ही तो टॉपर जो थे यूपीएससी के ऑल इंडिया रैंक वो हरियाणा से ही थे। उससे पहले जो रैंक था अनु कुमारी वो भी हरियाणा से थी, 2nd रैंक ऑल इंडिया रैंक। तो इस तरह से अब ये चीजें क्या है, ये यही चीजें हैं। और उनमें से मोस्टली जो भी अभी सेलेक्ट हो रहे हैं या जो भी टॉपर आ रहे हैं वो मोस्टली जाट से ही बिलोंग करते हैं। वो मोस्टली क्या करते हैं, जाट से ही बिलोंग करते हैं। समझो इस चीज को। तो जब लैंड रिफॉर्म हुए तो हरियाणा का एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि आप और जल्दी कोरिलेट कर पाओ चीजों को। जब लैंड रिफॉर्म हुए तो हरियाणा, पंजाब और ईस्टर्न जो आपका यूपी है, वेस्टर्न जो यूपी है, इन्होंने काफी बेनिफिट उठाया, क्योंकि यहां पर सिंचाई की व्यवस्था भी थी, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी थी, सरकारों के द्वारा मंडियां भी स्थापित की गई, अच्छे दाम भी दिए गए किसानों को। तो ओवरऑल यहां पर उनको सारा बेनिफिट मिला। तो बेनिफिट मिला तो किसान जब किसानी करता, खेती करता है, तो उसके पास अपने लैंड राइट आ गए, मालिक बन गया, उसकी इनकम आने लगी। तो उसने अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में नहीं लगाया, उसने अपने बच्चों को एग्रीकल्चर में नहीं लगाया, उसने अपने बच्चों को एजुकेशन के ऊपर खर्च करना स्टार्ट किया ताकि वो गवर्नमेंट में जा सके, गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सके या गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट पद प्राप्त कर सके। उसी का रिजल्ट है। आप लोग देखिएगा कि लास्ट 10 ईयर्स में जब हम लोग देखते हैं तो हरियाणा का आईएएस के मामले में लगातार जो परसेंटेज है कैंडिडेट का वो बढ़ा है। ये रिफॉर्म 1970-80 से थे, वो उसका रिजल्ट आपको आज देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, इस तरह से चीजें चल रही हैं। अब जब उनके पास गवर्नमेंट पोजीशन आ गई तो गवर्नमेंट पोजीशन के बाद पैसा भी आ गया, समाज में, सोसाइटी में स्टेटस भी आ गया। तो उनको क्या मन हुआ कि भैया पॉलिटिकल पावर भी ली जाए। पॉलिटिकल पावर ली जाए तो उस क्रम में अपने दल भी बनाए, राजनीतिक दल बनाए। राजनीतिक दल बनाने के बाद एज ए प्रेशर ग्रुप भी बनाए, प्रेशर जो दबाव समूह होते हैं उनका भी निर्माण किया,
राजनीतिक दलों का भी निर्माण किया, चुनाव भी लड़े और चुनाव जीते भी। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो रेड्डी हैं तमिलनाडु में, यादव आपके यूपी में, तमिलनाडु में नहीं कर्नाटक में, यादव जो हैं आपके यूपी में, यादव यूपी में है, जाट हरियाणा, एक ग्रुप होता है असगर, अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत। ये जो ग्रुप है इसको नाम दे दिया गया असगर, इसको चुनाव में नाम दे दिया गया था, छोटू राम जी के द्वारा दिया गया था। बाद में जो हमारे चरण सिंह थे प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने भी इसका काफ़ी यूज किया इस टर्म का। तो ये ऐसे ही लिखा रहता है असगर के तौर पर अहीर, जाट, गुर्जर और राजपूत। तो ये जो कास्ट थी ये अपने अपने एरिया में डोमिनेंट कास्ट के तौर पर उभर कर आई। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन वही था कि सेक्युलर हायरार्की में जब चेंज हुआ तो रिचुअल हायरार्की में भी चेंज अपने आप आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इस डिस्कशन का मतलब यही है कि भाई भारत में जो कास्ट मोबिलिटी है वो ना केवल हिस्ट्री में थी बल्कि कंटेम्प्रेरी टाइम में भी आप देख सकते हो। ठीक है ना। अब वो जो कंटेम्प्रेरी टाइम में आपको देखने को मिलती मोबिलिटी, उसके कारक, उस प्रक्रिया को आप चाहे संस्कृतिकरण को, चाहे ब्राह्मणीकरण को, या डोमिनेंट कास्ट जैसे टर्म दो, डजेंट मैटर। ये तीनों लगभग एक ही चीज है और आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये आपका यहां पर एम.एन. श्रीनिवासन जी का जो कास्ट के बारे में जो उनका व्यू था, ये सारी चीजें यहां पर खत्म होती है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, अब हम लुई ड्यूमो को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लुईस ड्यूमो, अब देखिएगा, अब आपका कास्ट के बारे में थोड़ा एक और पर्सपेक्टिव तैयार होगा। ये लास्ट है, इसके बाद आप लोग भी कहोगे कि पहले गुरे जी को पढ़ाया, अब श्रीनिवासन जी को अब ड्यूमो बोल रहे हो, क्या पता कोई और भी ले आओ। नहीं, और नहीं है हमें। अगर आपको ये तीन चीजें समझ में आ गई हैं तो बस फिर आपको कास्ट सिस्टम के बारे में इंडिया का समझने के लिए कुछ और साधनों की पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। आपने बेसिक चीजें इनकी समझ ली है और इसके आधार पर आप आंसर लिख सकते हो। बाकी पढ़ने को तो पूरा जहान है, बुक बहुत सारी है। कोई मेरे से पूछेगा तो मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कि ये बुक पढ़ो। लेकिन वही बात है कि अपन को कोई ज्ञानी नहीं बनना है, आप लोगों को जस्ट एक सिंपल एग्जाम क्रैक करना है। एग्जाम क्रैक कर लो, उसके बाद आपको चाहे ज्ञानी बनना है, चाहे इंटेलेक्चुअल, चाहे थिंकर, चाहे स्कॉलर, कुछ भी बनना है, उसके बाद बन लेना। पढ़ने की छुट्टियां भी देती है यूपीएससी, है ना। जॉब के बाद भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए लुई ड्यूमो के बारे में बात करते हैं। तो लुई ड्यूमो और जो श्रीनिवासन थे वो लगभग कंटेम्प्रेरी ही हैं, एक दूसरे के समकालीन ही रहे हैं। ये पेरिस से बिलोंग करते हैं। पेरिस में एक संग्रहालय है, वहां पर इन्हें संग्रहालय अध्यक्ष, जो उसका केयर टेकर होता है संग्रहालय का, उसकी जॉब करते थे। उसके बाद इन्हें इंटरेस्ट जगा कि भाई इंडियन कल्चर के बारे में मेरे को जानना चाहिए, तो ये भारत घूमने आए। भारत घूमने के क्रम में यहाँ के जो लोकल पंडित थे, पुजारी थे, इनसे इनकी बातचीत हुई। तो इनको इंडियन का जो टेम्पल का जो आर्किटेक्ट है, मंदिर जो वास्तुकला है, इससे लुई ड्यूमो काफी प्रभावित हुए। तो इसी के आधार पर इन्होंने क्या किया कि एक हिंदू भारतीय समाज की एक पृष्ठभूमि अपने दिमाग में तैयार कर ली। तो आप कह सकते हो कि एक्चुअल जो इनकी जो आप लोग देखिएगा कि इनकी जो भी स्टडी हम लोग आगे करेंगे, उसमें आपको कहीं ना कहीं ब्राह्मण, पंडित, इन चीजों का ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। फील्ड वर्क कम है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर आपको आइडियोलॉजिकल स्तर पर काफी चीजें देखने को मिलेंगी लुई ड्यूमो के इस पूरे अध्ययन में। ठीक है। क्योंकि उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने जो सीखा, उन्होंने जो देखा, उसी को उन्होंने शब्दों में उतारा। उन्होंने कोई ज्यादा हिस्ट्री में जाने की बात नहीं की, उन्होंने मोटा चीजों को समझा कि भाई इंडिया में ये चीजें क्यों है। फिर उन्होंने प्रयास किया कि जाति व्यवस्था के मूल में क्या है, उस मूल की खोज करने का प्रयास किया। जैसे घुरे जी और श्रीनिवासन जी को जब हम लोग पढ़ते हैं तो इन लोगों का जो सारा फोकस था वो
सेग्रीगेट करने का था, वो जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के बारे में विभेद करने के ऊपर रहा, या जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में रहा, या कास्ट सिस्टम का जो कैरेक्टराइजेशन है कि उसके क्या गुण धर्म है उसको बताने के बारे में रहा। बट लुई डूमा का जो पर्सपेक्टिव है, उन्होंने ये कहा कि भाई आपने कास्ट सिस्टम के गुण तो बता दिए, ये क्वालिटी है, ये फीचर्स है, ये एलिमेंट्स है, बट उन्होंने कहा कि ये जो फीचर और ये जो एलिमेंट है इनका जन्म क्यों हुआ। आप कास्ट सिस्टम के बारे में तो बता रहे हो कि भाई कास्ट सिस्टम के अंदर ये गुण है, लेकिन इन गुणों का जन्म क्यों हुआ, इनके बेस में क्या है, इनका रीजन क्या है, इसके बारे में आप लोग नहीं बता रहे हो। वो काम किया लुई डूमो ने, ठीक है ना, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो लुई डूमो की अगर हम लोग बात करें तो लुई डूमो ने कहा कि कास्ट एक व्यापक और पवित्र सामाजिक संस्थान है। इसको कहीं भी लिख दीजिएगा। कास्ट एक व्यापक और होलिस्टिक सोशल इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जिसकी ऐतिहासिक तुलना नहीं की जा सकती। आप किसी भी थ्योरी के आधार पर इंडिया की कास्ट को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। अकॉर्डिंग टू ड्यूमो उन्होंने कहा कि आप इंडिया में अगर कास्ट कल्चर के बारे में बात करते हो, कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते हो तो आप इसकी किसी थ्योरी के आधार पर इसके उद्भव की बात नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आप थ्योरी के आधार पर बात नहीं कर सकते हो, आपको उन एलिमेंट्स के बारे में बात करना पड़ेगा जिसके आधार पर आपने कास्ट की कैरेक्टराइजेशन को फिक्स किया है। तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि कास्ट एक पवित्र और व्यापक संस्थान है। अब पवित्र जो चीज यहां पर लिखी हुई है, भाई पवित्रता की जब आप लोग बात करते हो, होलिस्टिक की बात करते हो, तो कुछ तो ऐसा चीज होगा ना जिसको आप पवित्र मानोगे। पवित्र किसको मानोगे? या तो आप किसी वस्तु को पवित्र मानोगे, या आप किसी रिचुअल्स को, अनुष्ठान वगैरह को रिचुअल मानते होगे, या फिर आप कोई तौर तरीके, मैनर्स, इनको आप पवित्र मानोगे, ठीक है। या फिर आप कोई ड्रेस, या फिर आप कोई फूड हैबिट, कोई तो ऐसे एलिमेंट होंगे ना जिनको आप पवित्र या अपवित्र, प्योर या इम्प्योर मानोगे। उन्हीं के आधार पे तो आपने कहा कि कास्ट एक व्यापक और पवित्र सामाजिक संस्थान है। तो इसका मतलब है कि कास्ट जो आपकी है, तो ल्यू ड्यूमो ये बताते हैं कि जो पवित्रता है वो आपकी कुछ एलिमेंट के ऊपर निर्धारित करती है। पवित्र या तो वस्तु हो सकती है, या आपका रिचुअल हो, मैनर्स हो, ड्रेस हो, आपके खाने के तौर तरीके हो, ये सारी चीजें आपकी पवित्रता में आती हैं, ठीक है। अब ड्यूमो ने आगे चलकर कहा कि कास्ट जो इंडिया में है, कास्ट इज एन यूनिक सिस्टम। जैसा सिस्टम इंडिया में कास्ट का है शायद ही और किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलता है। इसका रीजन ये है कि जो हिंदू आइडियोलॉजिकल जो स्पोर्ट है वो कास्ट को जीवित रखे हुए है। तो इसका मेन रीजन उन्होंने बताया कि जो कास्ट है वो हिंदू आइडियोलॉजी एंड लिटरेचर, ये सपोर्ट करते हैं कास्ट को। हिंदू आइडियोलॉजी और जो लिटरेचर है वो बताता है कि कास्ट के एलिमेंट क्या हैं, कास्ट के कैरेक्टर क्या हैं, कास्ट के क्या प्रकार ये हैं, मतलब क्या उसके पॉजिटिव हैं, क्या उसके नेगेटिव हैं। तो ये मेन चीज है, हिंदू आइडियोलॉजी और ये लिटरेचर। हिंदू आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? हिंदू आइडियोलॉजी का मतलब ये है कि ड्यूमो के अनुसार उन्होंने कहा कि जब जो हिंदू आइडियोलॉजी है, हिंदू जो सोचता है, जिस तरीके से सोचता है, उसके सोचने का नजरिया ही चीजों को बदलता है। किसी व्यक्ति के लिए पत्थर भगवान हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए पत्थर एक सामान्य पत्थर है।
अब जिस व्यक्ति की सोच के अनुसार वो पत्थर भगवान है तो उसके लिए तो वो पवित्र चीज हो जाएगी। अब जिस व्यक्ति के लिए वो पत्थर केवल एक पत्थर है, उसके लिए वो एक इम्प्योर चीज है, उसके लिए वो मैटर ही नहीं करती। कोई फूल किसी व्यक्ति के लिए रास्ते में पड़ा हुआ तो एक सामान्य फूल है, वो उसको पैरों से कुचल कर चला जाएगा। लेकिन वही फूल किसी व्यक्ति के लिए अगर मंदिर में रखा हुआ तो वो प्रसाद है, वो उसको सिर माथे से लगा के रखेगा। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है जिसके कारण पवित्र और अपवित्रता का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, प्योर और इम्प्योर का। तो कुछ चीजें प्योर हैं, कुछ चीजें इम्प्योर हैं। तो उसको निर्धारित कौन करता है? हिंदू आइडियोलॉजी और हमारा लिटरेचर। जैसे लिटरेचरों में यह बताया गया कि भाई कमल का जो फूल है वो पवित्र है, हालांकि वो पैदा कहां पर होता? कीचड़ में। तो उसको तो वैसे हम लोग नहीं मान सकते। भगवान के चरणों में जब हम लोग बात करते हैं तो आपको शायद ही कभी गुलाब चढ़े हुए मिले। वहां पर आपको कमल मिल सकता है, गेंदा मिल सकता है, गुलाब नहीं चढ़ाते हैं, बहुत कम केस। आज तो खैर मार्केटाइजेशन हो गया, बाजारवाद ने चीजों को बदल दिया, तो आपको गुलाब के फूल भी चढ़े हुए मिल जाएंगे, बट ओवरऑल गुलाब के फूलों को नहीं चढ़ाया जाता। तो ये क्या है? ये व्यक्ति का देखने का सिर्फ और सिर्फ नजरिया है, उसकी सोच है कि वो किस चीज को पवित्र मानता है और किस चीज को अपवित्र मानता है। ठीक है। तो आज तबीयत थोड़ी डाउन है, तो आज के लेक्चर में आपका इतना ही रहेगा। हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो उसके बारे में हम लोग लुई ड्यूमा का जो प्योरिटी और इम्प्योरिटी का जो पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखिएगा आप कास्ट के बारे में जो आपकी सोच थी ना वो पूरी चेंज हो जाएगी। जो बड़े बड़े थिंकर है ना उनको पढ़ने का यही फायदा है। उनको पढ़ने का फायदा क्या है? सबसे बड़ा कि आप जिसको भी पढ़ोगे आपको ये लगेगा कि यार ये आदमी पहले वाले से बेहतर है, ये इस आदमी ने जो कहा है ये पहले वाले से अच्छा कहा है ना। और ये भी हकीकत भी है कि कोई भी स्कॉलर या कोई भी सोशोलॉजिस्ट है या कोई भी थिंकर है वो कभी गलत नहीं होते हैं। उनका अपने टाइम विशेष के अनुसार वो जो बातें कहते हैं वो पूरी तरीके से राइट होती हैं। ठीक है ना, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अब जैसे श्रीनिवासन जी आज से 50, 60, 70 साल पहले ये कह के चले गए थे कि भाई जैसे जैसे कास्ट मोबिलिटी बढ़ेगी तो धीरे धीरे कास्ट कन्फ्लिक्ट भी बढ़ेंगे। तो आज क्या हो रहा है? आज यही तो हो रहा है। कास्ट मोबिलिटी जैसे जैसे कास्ट के जो रिजिडिटी उसमें कमी आ रही है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, लोगों के बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा है, उसी तरफ देखिए कास्ट कन्फ्लिक्ट भी बढ़ रहा है। जातियों के अंदर भी कास्ट कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और जाति से लेकर दूसरी जाति के बीच में भी। आप लोगों ने गुर्जरों के बारे में सुना होगा जो रेल रोके बैठे हैं, वो क्या है? आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन वो आरक्षण की डिमांड किस आधार पर कर रहे हैं? कास्ट के आधार पर ही तो कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि मेरी कास्ट अभी भी विकास के मामले में काफी पीछे चली गई और जो दूसरी कास्ट वो आरक्षण का लाभ उठाकर हमसे आगे निकल गई है। तो ये क्या है? ये आपस में कास्ट कन्फ्लिक्ट ही है। ओबीसी में जितने भी कास्ट वर्ग हैं वो आपस में ही कंपटीशन में लगे रहते हैं। कुछ को क्रीमी लेयर में बना दिया गया, कुछ को नॉन क्रीमी लेयर में बना दिया गया है। तो जो क्रीमी लेयर में वो मांग करते कि हमें नॉन क्रीमी लेयर में डालिए ताकि हमें भी आरक्षण का लाभ मिल जाए। आरक्षण के बारे में कभी फिर क्लास ले लेंगे। लेकिन कास्ट कन्फ्लिक्ट आपको ना केवल जाति के अंदर बल्कि जाति के बाहर भी आपको देखने को मिलता है। तो कास्ट मोबिलिटी श्रीनिवासन ने तभी कह दिया कि जैसे जैसे कास्ट मोबिलिटी बढ़ेगी आपको कास्ट कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेंगे, और जो आज पूरी की पूरी तरीके से जायज है। तो जितने भी थिंकर है या स्कॉलर है वो अपने टाइम के हिसाब से बिल्कुल राइट थे। मार्क्स भी राइट है। कोई अगर मार्क्स को गलत कहता तो वो भी राइट है। मार्क्स को आप गलत मत समझिएगा। मार्क्स की जिस टाइम की बात करते हैं उस टाइम पे इतना करप्शन गवर्नमेंट में, इतना अत्याचार, एट्रोसिटी थी, इसलिए उसने स्टेट को नकार दिया है ना। उसने स्टेट को कब नकार दिया? जब उसको लगता है कि ये स्टेट मेरा कल्याण कर ही नहीं सकता। लेकिन एडम स्मिथ स्टेट को स्वीकार करता, क्योंकि एडम स्मिथ के टाइम में स्टेट लिबरल था, वेलफेयर स्कीम लॉन्च करता था, बाजार था, तो बाजार को बढ़ावा मिलता तो लोगों की इनकम बढ़ती, तो एडम स्मिथ को भी अच्छा लगा।
तो हर जो थिंकर है वो अपने टाइम और सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को लिखता है और वो काफ़ी रेलिवेंट होती है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने जब घुरे को पढ़ा वो भी राइट है जाति व्यवस्था के बारे में, श्रीनिवासन जी भी राइट है, और ड्यूमा को पढ़ेंगे तो वो भी राइट आपको लगेगा और लगना भी चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।